हेलो फ्रेंड। आज हम लोग संविधान के अनुच्छेद को देखेंगे और सभी परीक्षा में अनुच्छेद से निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं चाहे वो यूपीएससी हो या ऑल पीसीएस हो, रेलवे हो, एसएससी, हर जगह संविधान के जो आर्टिकल है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद किसे कहते हैं? तो संविधान में जो वर्णित नियम है, विधि है, उसी को हम अनुच्छेद कहते हैं। और धारा किसको कहते हैं? सेक्शन। कानून की किताब में वर्णित नियम जो है, विधि है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, जितना इसमें है उसको हम धारा कहते हैं। और शेड्यूल उसको कहते हैं अनुसूचियाँ। अनु का अर्थ होता है पीछे और सूची का अर्थ होता है लिस्ट। ऐसी सूची जो संविधान में पीछे दी गई हो उसको अनुसूची कहते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से संविधान का लगभग 70% भाग लिया गया है। 200 से अधिक आर्टिकल वहीं से लिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से लिया गया है, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। 1935 का जो अधिनियम था इसमें 14 भाग थे और 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उस जब भारत का संविधान लागू हुआ तब 22 भाग थे और अनुच्छेद 395 थे और 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में 25 भाग हैं, लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं और अनुसूचियाँ 12 है। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद ही लागू हुए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, इतना ही अनुच्छेद लागू हुए थे। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उस दिन 395 अनुच्छेद लागू हो गए। 42वां संविधान संशोधन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो 1976 में हुआ था, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और इसमें कुल 59 आर्टिकल में परिवर्तन हुए थे और इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूर्त हुआ था संविधान की। और इसी में ही संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जो जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता तथा अखंडता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो अनुच्छेद है और उनके विषय क्या है। जो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दिया गया है। हालांकि कोई भी ऐसा अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ा नहीं गया है, सबका जिक्र इसमें किया गया है। पहला अनुच्छेद है जिसमें लिखा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ द स्टेट की बात की गई है, राज्यों की संख्या की बात की गई है। दूसरा अनुच्छेद में है नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, ये सभी अधिकार संसद को प्राप्त है। तीसरा में है नए राज्यों का निर्माण, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये सभी अधिकार संसद को है। ये भी पूछा जाता है कि नए राज्यों का निर्माण का अधिकार किसको है, तो ये संसद को है। ये 4 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 से 11 तक जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है भाग 2 का है, तो इसमें 5 में है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में है पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता, जो 19 जुलाई 1948 तक आ जाते हैं। 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। 8 में है भारत से बाहर जन्म लेने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में है विदेशी नागरिकता लेने वालों की नागरिकता। 10 में है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, 1955 में बना था और इसमें सुधार भी हुआ है समय समय पर। 1986 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, फिर 2005 में हुआ, फिर 2015 में हुआ, फिर 2019 में अंतिम हुआ है।
और नागरिकता मिलेगा या नहीं ये अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। किसको दिया जाएगा किसको नहीं ये अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून में कुछ भी सुधार या परिवर्तन नया बनाना ये सभी अधिकार संसद के पास है। अब भाग 3 मूल अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्टिकल में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मूल अधिकार से लेके और राज्य का नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कि 50% से अधिक जो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, चुनाव आयोग, यहीं सबसे पूछे जाते हैं। मूल अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है, पहले 7 था लेकिन वर्तमान में 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को अब लीगल राइट कर दिया गया है। और आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकार की चर्चा, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, विधायिका, संसद, विधानमंडल। कार्यपालिका में है भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत के सभी कर्मचारी, दूतावास के सभी कर्मचारी। न्यायपालिका इसमें शामिल नहीं है। 13 है अनुच्छेद 13, मूल अधिकार को कम करना या हटाना संसद कर सकती है, लेकिन इस पर रोक न्यायपालिका लगा सकती है, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन के तहत, और भेज देता है वापस। यह अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है 14 से 18 तक, जिसको राइट ऑफ इक्वालिटी कहते हैं, समता का अधिकार। तो 14 में है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष सभी समान हैं। 15 में है भेदभाव को रोकना आम जीवन में, जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। 16 है आर्टिकल लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत है। 18 है उपाधियों पर रोक, यानी उपाधियों का अंत हो गया, जैसे राय बहादुर खान, नवाब, ये सब जो पहले उपाधि लोग धारण करते थे और वो नहीं धारण कर सकें। हाँ, लेकिन विद्या के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, और भारत रत्न है, पद्म भूषण, पद्म श्री, जितने भी ये है, ये आप ले सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। विदेशी उपाधि, अगर विदेशों में आपको कोई उपाधि मिली है, कोई विदेशी देश है जो आपको कोई उपाधि दे रहा है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से आप ले सकते हैं। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल जो 19 है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कही गई है, और इसका क है बोलने की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र हैं। अब ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ बात बोल दीजिए जिससे सांप्रदायिकता वाली बात आ जाए, ऐसा नहीं बोलना है। विशांति पूर्वक सम्मेलन का उल्लेख है, तो ये ख है, 19 का बी है, इसमें आप शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोका नहीं जाएगा। सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी संघ पार्टी बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि माओवादी टाइप का संगठन बना लीजिए, ऐसा नहीं है, मतलब आप संघ बना सकते हैं। डी है भारत में निर्बाध घूमने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। और इसमें भी कभी कभी होता है जो प्रोवेट जोन रहता है, मान लीजिए कि कहीं सेना का कुछ वहाँ सामग्री रखा जाता है, वहाँ फ़ोटो खींचना, वहाँ घूमना मना है, तो आप वहाँ नहीं घूम सकते हैं, बाकी कहीं भी घूम सकते हैं। जो प्रवेश निषेध एरिया जो है वहाँ नहीं आप घूम सकते हैं। भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता ई में है, तो आप कहीं भी भारत में बस सकते हैं। अब जब से आर्टिकल 370 हट गया, तब जम्मू कश्मीर में भी बसने की स्वतंत्रता हो गई, नहीं तो पहले वहाँ नहीं था, उसको छोड़ के आप कहीं रह सकते हैं। एफ में था घर या संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, यानी संपत्ति का जो अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, और बाद में जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो अब उसको हटा दिया गया, अब यह लीगल राइट है, यानी विधि का अधिकार है, और आर्टिकल 300 क में इसको रख दिया गया है। जी में है कारोबार या व्यापार करने की स्वतंत्रता, जीवन यापन करने की आदमी कहीं भी अपना व्यापार कर सकता है। अब आर्टिकल 20 में है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो छूट है, जैसे
इसमें अपराध की परिभाषा बताया गया है। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, मतलब कि आप जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवा सकते हैं स्वयं के विरुद्ध। 21 में है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार इसी में है, चिकित्सा का अधिकार इसी में है, और इसी आर्टिकल 21 के तहत ही कोरोना वैक्सीन सबको लगाया गया। शिक्षा का अधिकार है, शुद्ध पेयजल, शुद्ध वायु, भरपेट भोजन, रहने को घर, बच्चा पैदा या न पैदा करने की छूट, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, फ़ोन टैपिंग नहीं करना चाहिए। फ़ोन जो टैपिंग वाला मामला कुछ दिन पहले राहुल गांधी सब हुआ था, तो आप किसी का फ़ोन टैप नहीं करते। सूचना का अधिकार जो 2005 में आया था। मरने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये सारा अधिकार इसमें शामिल किया गया है। और 20 और 21 आपातकाल में भी नहीं हटाए जा सकते। और सबसे बड़ा आर्टिकल इस जितना नया आ रहा है सब आर्टिकल 21 में ही जुड़ रहा है, तो लगता है कि सबसे बड़ा आर्टिकल यही हो गया है। आर्टिकल 22, इसमें गिरफ्तारी एवं निरोध पर संरक्षण है। देखिए ये 2 प्रकार का होता है, एक अरेस्ट होता है, एक डिटेंशन होता है। एक मतलब गिरफ्तारी होती है, एक निरोध होता है। तो अरेस्ट यानी गिरफ्तारी कब करेंगे, जब अपराध हो जाए और तब पकड़ा जाए, और इसमें कारण भी बताना है कि क्यों पकड़ा गया है, और उसको अपना मनपसंद वकील करने की भी सुविधा मिलती है, जिसकी जो अभियुक्त है जिसकी गिरफ्तारी होती है, और 24 घंटे के अंदर नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट है उसके पास आपको भेज देना है। लेकिन निरोध है जो डेटिनेशन है, इसमें घटना या अपराध से पहले आपको शक के आधार पर पकड़ लिया जाता है, इसी को निरोध कहते हैं। और ये बहुत सारा एक्ट है, जैसे मीसा 1975 के समय में था, और NSA है, टाडा है, पोटा है, ULPA है, ये सब कोई भी व्यक्ति इसके तहत गिरफ्तार है तो वो मूल अधिकार उसका सीज हो जाता है, और आर्टिकल 22 का लाभ उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल जो 23 है, शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है, मानव बलात्कार प्रथा पर रोक है कि आप जबरदस्ती किसी को काम नहीं करा सकते हैं। मानव का दुर्व्यवहार व्यापार है, मतलब जबरन काम नहीं करा सकते हैं, महिला बचाने किसी को भी नहीं करा सकते हैं। और आर्टिकल 24 में है कि 14 बरस से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाना या उद्योग में आप काम नहीं करा सकते हैं। अब है धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, इस पे धर्म की स्वतंत्रता है, आप कोई भी रोक नहीं है। लेकिन लोक व्यवस्था पर अगर संकट हो, सदाचार व्यवस्था पर संकट हो, स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट हो, तो इस पर रोक लग सकती है। जैसे कोरोना में सभी धार्मिक स्थलों पर रोक लगा दिया क्योंकि स्वास्थ्य इससे ज़्यादा पर संकट उत्पन्न हो रहा था। 25 है अंतःकरण से अपना धर्म मानना, आप कोई भी धर्म अपने मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और अच्छा, हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध, जैन तीनों आते हैं, ये भी हिंदू में ही है। 26 आर्टिकल कहता है धार्मिक कार्य हेतु संपत्ति इकट्ठा करना, कोई आपको रोक नहीं सकता है, आप धार्मिक कार्य हेतु संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। 27 है कोई जबरन कर नहीं, आप इस पर कोई जबरदस्त टैक्स नहीं ले सकते हैं। 28 है धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, आप धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। माइनॉरिटी लोग भी अपना शिक्षण संस्थान खोल के लोग चलाते हैं, वो इसी आर्टिकल के तहत है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 में है भाषा एवं लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। 31 है, 31 अब तो समाप्त कर दिया गया है क्योंकि 31 में संपत्ति का अधिकार जो था, अब उसको 31 और 19 का जो था, ये दोनों में चर्चा था। ये तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये इसको हटा दिया गया 1978 में, और मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये 3 से कम में विधिक अधिकार बन गया है। आर्टिकल 32 ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इनको भारतीय संविधान की आत्मा वो बोले हैं। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मूल अधिकार छीना जाए ये विधायिका कार्यपालिका द्वारा, तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जो रीट जारी करता है वो है बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकारपेक्षा। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। 5 मूल अधिकार केवल भारतीयों को है,
यानी जो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, ये सब केवल भारतीय को प्राप्त है। बाकी इसको छोड़ के जितना भी है और भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। मूल अधिकार बाध्य योग्य होते हैं। मूल अधिकार बाध्य योग्य होता है, जबकि राज्य का नीति निस्तत्व बाध्य योग्य नहीं होता है। मूल अधिकार के हनन होता है तो आप इसको लागू कराने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन राज्य का नीति निस्तत्व में आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। 33, 34, 35 ये निरस्त टाइप का है, इसमें कोई इसका महत्व नहीं है। मूल अधिकार इसमें है, बदल सकता है, संसद बदल सकती है, हटा सकता है, कम कर सकता है, ये सब सारे अधिकार संसद को। मूल अधिकार पर अस्थायी रोक राष्ट्रपति लगा सकता है आपातकाल के दौरान। मूल अधिकार को लागू सुप्रीम कोर्ट करा सकता है। यही सब इसमें चर्चा है। आर्टिकल 35 इसको हटा दिया गया है। अब आर्टिकल 35 से जम्मू कश्मीर से संबंधित था, वहाँ की नागरिकता संबंधी प्रावधान था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था और उस समय हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तब बना था। और अब नरेंद्र मोदी ने इनको हटा दिया। ये 35 से निरस्त हो गया है, अब ये इसका कोई महत्व नहीं है। अब भाग 4 में है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये आर्टिकल 36 से 51 में है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। राज्य का नीति निश्चित तत्व के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोले थे कि यह भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। केटी शाह बोले थे, एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी ये बाध्य योग्य नहीं है। जी ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा इसको कहा है। टीटी कृष्णमाचारी इसे सच्चे कूड़ादान की संज्ञा दी है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है और वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में दी गई है। 37 में है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 38 में है राज्य का कल्याणकारी और सामाजिक उत्थान समरसता वाला स्वरूप होगा। 39 का ये इम्पोर्टेंट है, इसका क है कि पुरुष और महिला सबके लिए समान रूप से आजीविका का उल्लेख है। और घ में है कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। और 39 का डी में है कि समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुषों को। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जो 3 अनुच्छेद 3 जोड़े गए थे, इस जैसे 39 का ए, 43 का ए और 48 का ए, भाग 4 में 51 का ए। देखिए अगर आप आर्टिकल देखते हैं और कैपिटल से ये है तो समझिए कि ये बाद में जोड़ा गया है, ये मूल संविधान में नहीं था। जैसे देखिए 39 का ये बाद में जोड़ा गया है, निःशुल्क विधि सहायता। 43 का ये प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, मतलब कि जो प्रबंधन है उसमें कामगारों की भागीदारी होगी कि निर्णय में प्रबंधक कंपनी के निर्णय में मजदूर की भी सहभागिता है। इससे क्या होता है कि मजदूर भी समझते हैं कि इस निर्णय में मैं भी था, तो अच्छा से काम करते हैं। 48 का ये है कि पर्यावरण वन और वन जीव का संरक्षण है, संरक्षण की बात कही गई है पर्यावरण और वन्य जीवों का। आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायत का गठन है, विकास के विकेंद्रीकरण को प्रदर्शित करता है, यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर ही काम करती है। 44 में है कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान रूप से कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्रिमिनल में तो है लेकिन सिविल मामले में ऐसा नहीं है। क्रिमिनल में सब लोग को दंड, अगर कोई भी हो संप्रदाय का, कोई भी धर्म का, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो मर्डर किया है तो सेम धारा लगेगा। लेकिन सिविल मामले में कुछ कुछ अधिकार है, जैसे तलाक है, उत्तराधिकारी का अधिकार है, शादी का अधिकार है, ये सब अलग अलग है। हिंदुओं में अलग है, मुस्लिम में अलग है, क्रिश्चियन लोग में अलग है। लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ कॉमन सिविल कोड है, वहाँ सबको एक ही अधिकार है। फिर है 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी, यानी बाल व्यवस्था का देखरेख सरकार करेगी। और आर्टिकल 21 ए है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो शिक्षा है वो माता पिता या जो गार्जियन होंगे उनका वो कर्तव्य है। ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मिड डे मील जो स्कूल में भोजन होता है वो भी आर्टिकल 21 में ही है। सभी के लिए पोषाहार, स्वस्थ, पौष्टिक
भोजन और हानिकारक मादक द्रव्य पर रोक, ये सब आर्टिकल 47 में है। और बिहार में जो शराबबंदी लागू है वो आर्टिकल 47 के तहत ही लागू है। कोई भी राज्य इसको बंद कर सकता है। आर्टिकल 47 में ये राज्य का अधिकार है। 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संवर्धन होना चाहिए, मतलब बढ़ाया जाना चाहिए। दुधारू नस्ल के गाय को, बछड़ा को बढ़ाना चाहिए। और इसी में है कि आप गाय यानी दुधारू पशु को आप काट नहीं सकते हैं। और यूपी में जो रोक है वो आर्टिकल 48 के तहत ही है। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तु का राज्य द्वारा संरक्षण होना चाहिए, जैसे म्यूजियम है, जैसे भारतीय पुरातत्व विभाग, ये सब। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है। 50 है, इसमें पृथकीकरण कहा गया है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है 50 में। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात है। अगर कोई देश के साथ शांति समझौता जो होता है वो इसी अनुच्छेद के तहत होता है। 51 का क, ये जो मूल कर्तव्य की बात होती है, जो भाग 4A में है, अनुच्छेद 51 का ये है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। और ये मतलब सोवियत संघ जो वर्तमान रूस है, 1991 में ये डिवाइड हो गया, तब इससे 15 देश हो गए थे। तो पहले यूएसएसआर बोलता था, अब ये सब अलग अलग नाम है। तो रूस में है कि ये रूस में अनिवार्य है, जो मौलिक कर्तव्य है रूस में अनिवार्य है, जबकि हमारे यहाँ ये उस तरह से अनिवार्य नहीं है। पहले 10 था, वर्तमान में 11 है। 11वां जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, अभिभावक को शिक्षा देना, या माता पिता जो भी हैं गार्जियन, उनको शिक्षा देना वो मौलिक कर्तव्य है। हालांकि सरदार स्वर्ण समिति ने मूल कर्तव्य 8 जोड़ने की बात कही की, जबकि जोड़ा गया था 10। यह संविधान, अच्छा, जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे यहाँ एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। मतलब ये तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अब राष्ट्रपति को हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति से भी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल क्या क्या है। भाग 5 में है राष्ट्रपति। 52 में है राष्ट्रपति का पद, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा का पद है। 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति, इनके कार्य और शक्ति है। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। फिर 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वहीं अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो होगा। फिर 56 में है राष्ट्रपति का पदावधि, मैंने उनका कार्यकाल कितना, 5 साल का जो कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है। 57 में है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, दोबारा राष्ट्रपति। फिर है 58 में योग्यता है कि 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये सब बात कही गई है। 59 में पद की शर्तें है। और 60 में उस शपथ है कि राष्ट्रपति को शपथ है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश इनको दिलवाते हैं। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति अगर कदाचार मुक्त पाया गया तो उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। कि राष्ट्रपति पर महाभियोग है, बाकी पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगती है। 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, वो राष्ट्रपति किसी सजा को कम कर सकता है, यानी लघुकरण कर सकता है, किसी को माफ़ कर सकता है, जो मृत्युदंड की सजा है उसको राष्ट्रपति माफ़ भी कर सकता है। 80 में है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज, ये 4 क्षेत्र है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से है। तो कभी कभी मन में ये बात आती है कि सचिन तेंदुलकर का कैसे ही थे, तो सचिन तेंदुलकर का खेल से नहीं, वो भी समाज सेवा के क्षेत्र से ही उनका मनोनयन हुआ था। राष्ट्रपति का अभिभाषण है 87 में अनुच्छेद में, राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिस भाषण को तैयार केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है और लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र होता है उसको संबोधित करते हैं, या संयुक्त अधिवेशन में होता है या अंत में होता है, तो उसमें उन भाषण जो देते हैं तो वो भाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। 108 अनुच्छेद संयुक्त बैठक, जब कोई भी
लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी मुद्दे पर अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत वो संयुक्त बैठक बुलाता है। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन बड़ी हिट है, बुलाएगा राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। 112 अनुच्छेद में है वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, वहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण है जो राष्ट्रपति के आदेश से पेश होता है। 123 में है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। मान लीजिए कि अगर कोई जो संसद का सत्र नहीं चल रहा हो लेकिन कोई ऐसा जरूरी बात हो जाए, कोई काम आ जाए जिस पर एक कानून बनाना जरूरी हो लेकिन सत्र नहीं चल रहा हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके वो बिल लाते हैं और वो कानून बनता है। लेकिन जब सत्र शुरू हो तो 6 सप्ताह के अंदर उसको पास हो जाना होता है। 143 में है विधिक मामले वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। आर्टिकल 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, हालांकि वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। 280 है उसमें वित्त आयोग का गठन, प्रत्येक 5 वर्ष का लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। 359 में मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल में मूल अधिकार का जो स्थगन हो जाता है, समाप्त होता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दिया जाता है। आपातकाल आप जान रहे हैं भारत में 3 प्रकार का है, जैसे राष्ट्रीय आपात, ये आर्टिकल 352 में है, ये 3 बार लगा है। एक 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में जो इमरजेंसी लगा था वो आंतरिक अशांति के समय जब इंदिरा जी पीएम थी। तो ये बाह्य आक्रमण युद्ध या सशस्त्र विद्रोह इसी कंडीशन में लग सकता है। और एक है वो 356 है जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, और 360 है जो वित्तीय आपात है जो आज तक एक बार भी नहीं लगा है। अब भाग 6 में राज्यों में जो राज्यपाल होता है, तो 153 में राज्यपाल का पद है, 154 में राज्यपाल की कार्य एवं शक्ति है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करता है, 156 में उसकी पदावधि है, हालांकि राष्ट्रपति के वो प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। 157 में योग्यता है जो राष्ट्रपति जैसा ही इसकी भी योग्यता है। 158 में पद की शर्तें है। 159 में शपथ है जो वहाँ के जहाँ ये जाता है, जिस राज्य में इसकी नियुक्ति होती है वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ जो दिलाते हैं। 161 में क्षमादान की भी शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है, बाकी सब लघुकरण कर सकता है। 212 में वित्तीय विवरण है, वहाँ 112 में वित्तीय विवरण था केंद्र में, राज्य में 212 में वित्तीय विवरण है जो मंत्रिपरिषद से यानी बजट ये पेश कराता है। 127 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, 213 में ये अध्यादेश जारी करता है, सेम वही प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 62, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो 6 महीना के अंदर पद भरा जाना चाहिए, और वर्ष में 2 बैठक कम से कम होती ही है संसद की, 6 महीना में एक बैठक होती है, इसलिए 6 महीना का इसमें समय दिया जाता है कि 6 महीना के अंदर पोस्ट भरा जाना चाहिए। 63 में है उपराष्ट्रपति का पद है, ये अमेरिका से लिया गया है। 64 में वो राज्यसभा का सभापति होता है। 65 में है राष्ट्रपति की उपस्थिति में राष्ट्रपति के सभी कार्य यही करता है, और मतलब अनुपस्थित हो राष्ट्रपति, अस्वस्थ हो या उनकी मृत्यु हो जाए तो सारा काम उपराष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 65 के तहत 66 में निर्वाचन का तरीका है, तो इसमें संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, इसमें विधानमंडल का निर्वाचित का कोई बात नहीं, इसमें संसद के ही दोनों सदस्य, विधानमंडल के सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सब लोग इसमें भाग लेते हैं। 69 में इनका शपथ है, और इस्तीफा है, इस्तीफा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं। अब प्रधानमंत्री को देखेंगे तो हम लोग 74 में कहा गया है, अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिमंडल का गठन होगा और राष्ट्रपति करेगा। 75 में है पीएम माने प्रधानमंत्री और मंत्री उसमें रहेंगे। 79 में संसद
है, संसद होगा। 80 में राज्यसभा का गठन, 81 में लोकसभा का गठन, और 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात है। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। अब हम लोग सीएम को देखेंगे राज्य में, तो 163 में मंत्रिमंडल का गठन राज्यपाल करेगा, 164 में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री उसमें शामिल होंगे, और 168 में विधानमंडल का गठन होगा। 169 में विधान परिषद संसद गठन कर सकती है। विधान परिषद संसद गठन सभी राज्य में नहीं है, भारत में मात्र 6 राज्य में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश तो अब मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ से हटा दिया जाए, और असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ विधान परिषद हो। ये लोग अधिकार न हटाने का है न गठन करने का, ये संसद कर सकती है। बिहार में भी है। केंद्र शासित क्षेत्र में कभी भी विधान परिषद नहीं होगी, नहीं होती है केंद्र शासित प्रदेश में। जैसे जम्मू कश्मीर में पहले था, जैसे वो केंद्र शासित प्रदेश बना तो वहाँ से ही हटा दिया गया। 170 में विधानसभा का गठन है, या 171 में विधान परिषद का गठन है। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात है, और 182 में विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति की बात है। और अनुच्छेद 76 ये महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल की बात करता है कि भारत में एक महान्यायाधीश होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और राज्य में महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। तो 165 अनुच्छेद में महाधिवक्ता है। 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, उच्चतम न्यायालय। 214 में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में, और सबसे नया उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है। आर्टिकल 127 से भी इम्पोर्टेंट है, एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में होती है वो 127 के तहत होती है। 148 में कैग है, महानियंत्रण लेखा परीक्षक है। 243 का क में ग्राम सभा, ख में ग्राम पंचायत और ग में नगर पालिका है। 248 अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, और ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। 262 में है नदी जल विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो पानी, जैसे कावेरी जल विवाद जो चल रहा था उधर तमिलनाडु, कर्नाटक इस सब के बीच में। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल है। 280 में वित्त आयोग है। 312 में अखिल भारतीय सेवा है। 3 अखिल भारतीय सेवा है, IAS, IPS और IFS है। IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और आर्टिकल 315 के तहत वो एग्जाम कंडक्ट करता है UPSC। 324 है निर्वाचन आयोग से है, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग है, और ये भाग 15 में है। तो ये निर्वाचन आयोग का क्या काम है? चुनाव कराना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद का, विधानमंडल का चुनाव कराता है। और पंचायत का सब राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। आर्टिकल 330 है लोकसभा में SC/ST का सीट है। 332 में विधानसभा में SC/ST का सीट जो रिजर्वेशन है, रिजर्व सीट है, उसकी बात कही गई है, और ये 2030 तक रिजर्वेशन बढ़ा दिए गए। और आर्टिकल 331 और 32 जो एंग्लो इंडियन से संबंधित था, केंद्र में राष्ट्रपति लोकसभा में करते थे और यहाँ विधान में राज्यपाल करते थे, तब एंग्लो इंडियन उसको हटा दिया गया है। 25 जनवरी 2020 के बाद एंग्लो इंडियन सीट हटा दिया गया है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा की चर्चा है कि हमारी लिपि देवनागरी और हिंदी राजभाषा। 345 में राज्य की राजभाषा है। 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और ये भाग 20 में है। 368 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, अब यह हटा दिया गया, अब ये खत्म हो गया। 393 अनुच्छेद में है कि भारत का संविधान यही संविधान है और लिखा गया है, ये बात कही गई है। और इतना ये सब महत्वपूर्ण अनुच्छेद था जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप UPSC दे रहे हो या ऑल PCS, कोई भी स्टेट PCS दे रहे हो, रेलवे, SSC, सब जगह यही सब रिपीट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसको आप लोग देखिएगा अच्छा से। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।